नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप भी राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है। तो प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की क्लास में, आज के टॉपिक पर, आज के प्रश्न पर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो को देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर हल करवाया जाता है। तो चलते हैं साथियों आज के प्रश्न पर। आज का अपना प्रश्न है साथियों, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरे, राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टॉड, इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरे, राजपुताना शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 में किया था। कब किया था? 1800 में। किस रूप में किया था? मौखिक रूप में किया था। तो लिखित रूप में इसका प्रमाण कब मिलता है? 1805 में। कब मिलता है? 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। भाब्रू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? भाब्रू जो शिलालेख है, इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? जेम्स प्रिंसेप, रॉयल्ट, विलियम जोन्स, कैप्टन बट, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है। भाब्रू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? अरे, भाब्रू शिलालेख को साथियों सर्वप्रथम कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया था। भाब्रू शिलालेख जो है वो कहाँ से? बेराट से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट से प्राप्त हुआ था। बेराट जो जयपुर के अंदर स्थित है। 1837 में कैप्टन बट ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1837 ईस्वी के अंदर। कहते हैं जो भाब्रू शिलालेख था वो अशोक के सबसे लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन शिलालेख था। कहते हैं कि इस शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने का प्रमाण पता चलता है। सर्वप्रथम इस शिलालेख को पढ़ने का जो प्रयास किया गया था वो प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में है। कहाँ पे रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। आदिवराह व प्रभास जैसी उपाधियां निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? अरे, आदिवराह व प्रभास जैसी जो उपाधियां थी वो किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, रज्जिल, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे, आदिवराह और प्रभास जैसी जो उपाधियाँ थी वो तो किसने धारण की थी? वो तो मिहिर भोज ने धारण की थी। किसने धारण की थी? मिहिर भोज प्रथम ने धारण की थी आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियाँ। ग्वालियर का जो लेख है, इस ग्वालियर के लेख में मिहिर भोज प्रथम की जो उपाधि वो आदिवराह, वो दौलतपुर के लेख में तो इसकी उपाधि प्रभास मिलती है। क्या मिलती है? ग्वालियर अभिलेख में तो मिहिर भोज प्रथम की उपाधि कौन सी मिलती है? आदिवराह। जबकि दौलतपुर का लेख के अंदर इसकी उपाधि क्या मिलती है? प्रभास मिलती है। क्या मिलती है? प्रभास मिलती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। सारंगपुर का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था साथियों? राणा कुंभा व महमूद खिलजी, राणा सांगा व महमूद शाह, राणा सांगा व महमूद खिलजी, राणा कुंभा व रणमल राठौड़, या अनुत्तरित रहने वाला है?
तो प्यारे साथियों इसका कमेंट में आंसर दे के बताना कि जो सारंगपुर का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था रे साथियों? सारंगपुर का युद्ध तो 1437 में राणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? राणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। कहते हैं सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? अरे कौन सा शासक था जिसकी सहायता से 1857 के विद्रोह के समय राम सिंह द्वितीय को, जो कोटा शासक था, उसको विद्रोहियों से, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? बताइए। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, करौली शासक मदन पाल, इनमें से कोई नहीं या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों काफ़ी शानदार प्रश्न है, क्रांति से संबंधित काफ़ी शानदार प्रश्न है। कौन सा शासक था जिसने कोटा के अंदर राम सिंह द्वितीय को आज़ाद करवाने में अपनी सहायता दी थी? तो कौन सा शासक था रे साथियों? वो तो करौली का शासक था। कौन है? मदन पाल। करौली का शासक था मदन पाल। कौन था साथियों? करौली का शासक था मदन पाल। कहते हैं इस सहायता के फलस्वरूप जो करौली शासक मदन पाल था, इसकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ा करके 17 कर दी थी। कितनी कर दी थी? 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। जबकि कोटा शासक की सलामी 17 से घटा करके 13 कर दी थी। कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। दूध व खारा किसान आंदोलन के समय वहां के तत्कालीन जागीरदार कौन थे? अरे जो दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था उस समय वहां के तत्कालीन जागीरदार कौन थे साथियों? काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। आगे आने वाले रिट, पटवार, वीडियो आदि एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों ठाकुर कल्याण सिंह, ठाकुर सूरजमल, ठाकुर प्रेम सिंह, ठाकुर शिव सिंह या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है साथियों? दूध व खारा किसान आंदोलन के समय वहाँ के जो तत्कालीन जागीरदार थे वो तत्कालीन जागीरदार कौन थे? ठाकुर सूरजमल थे। कौन थे रे साथियों? ठाकुर सूरजमल थे। कौन थे? ठाकुर सूरजमल। 1944 के अंदर दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1944 के अंदर हुआ था। जो वहाँ का ठाकुर था सूरजमल, उस सूरजमल ने पुराने बकाया की वसूली के नाम पर वहाँ के जो किसान थे, किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया था। किससे बेदखल कर दिया था? जोत से बेदखल कर दिया था। इस दूध व खारा किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व किया था, वो महिलाओं का नेतृत्व तो किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। पूछने लायक प्रश्न है कि दूध व खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? अजमेर में, ग्वालियर, वर्धा महाराष्ट्र, उदयपुर या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना निम्न में से कहाँ पर की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी साथियों? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो वर्धा में की गई थी। कहाँ पे की गई थी रे साथियों? वर्धा जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1919 के अंदर की गई थी। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है निम्न में से असुमेलित है। अरे असुमेलित है उसको छांटना है। इनमें से कौन सा गलत है? उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बताना साथियों इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग। कौन सा है? उत्तरी सीमा का प्रहरी तो भटनेर दुर्ग है, जो राइट है। क्या है? राइट है उत्तरी सीमा का प्रहरी। जबकि पूर्वी सीमा का प्रहरी क्या किसको कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। जबकि दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जबकि पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ न होकर के कौन सा है साथियों? पश्चिमी सीमा का प्रहरी तो मेहरानगढ़ न होकर के कौन सा है साथियों? सोनारगढ़ है। कौन सा है? सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ को पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। कौन सा प्रहरी कहा जाता है?
पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, जबकि राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है वो मध्य दुर्ग तो तारागढ़ अजमेर का है। कौन सा है? तारागढ़ अजमेर का। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है रे साथियों? राइट आंसर तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी है। कौन सा? असुमेलित है मेहरानगढ़। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ न होकर के सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है वो है। कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है साथियों? भोपा, पंडित, महाराज, घोड़ला या अनुत्रित रहने वाला है? तो साथियों जल्दी बताना, तेजाजी के जो पुजारी है, पुजारी को क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, महाराज कहा जाता है या घोड़ला कहा जाता है? क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? अरे तेजाजी के पुजारी को तो क्या कहा जाता है साथियों? तेजाजी के पुजारी को तो घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का जन्म 1074 के अंदर कहाँ पे? खरनाल में। कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 14 के दिन हुआ था। कब हुआ था? 14 के दिन। कहते हैं जो तेजाजी है, तेजाजी ने लाछा जो गुजरी की जो गायें थी उन गायों को जो मेर थे अजमेर के जो मीणा थे उन मीणाओं से छुड़ाया था। कहते हैं सेंदरिया में जब लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे उस समय सेंदरिया में सांप ने तेजाजी को काट लिया था और सांप के काटने से जो तेजाजी थे, तेजाजी की मृत्यु जो थी वो सुरसुरा अजमेर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी तेजाजी की मृत्यु? तो सुरसुरा अजमेर के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी मृत्यु? तो सुरसुरा में हुई थी, जबकि सांप ने सेंदरिया में काटा था। कहाँ पे काटा था? सेंदरिया में। तेजाजी की घोड़ी का नाम तो लीलन था। क्या था रे? तेजाजी की घोड़ी का नाम तो लीलन था। क्या था? तेजाजी की घोड़ी का नाम तो लीलन था। साथियों तेजाजी को काला और बाला के देवता भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जबकि कृषि कार्यों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तेजाजी की याद के अंदर प्रतिवर्ष तेजा दशमी, जिसको भाद्र शुक्ल दशमी भी कहा जाता है। कौन सी दशमी? भाद्रवे के महीने की कौन सी? शुक्ल पक्ष की दशमी। कौन सी? शुक्ल पक्ष की दशमी पर मेला बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की दशमी पर मेला बढ़ता है। कौन सी पर? शुक्ल पक्ष की दशमी पर प्रबत्सर नागौर में मेला बढ़ता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल था। चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका काल था साथियों? महाराणा प्रताप का काल, राज सिंह द्वितीय के काल, लूणा चावंडिया का काल या महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल या अनुत्रित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चावंड जो चित्रशैली था, चावंड चित्रशैली महाराणा प्रताप के समय में प्रारंभ हुई थी। इसका जो स्वर्ण काल है वो स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है साथियों? इसका स्वर्ण काल तो किसका काल? महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल जो है वो किसका स्वर्ण काल कहलाता है? चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। साथियों चावंड चित्रशैली का जो प्रारंभ था महाराणा प्रताप के समय में हुआ था और इसका जो स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड अमर सिंह प्रथम का कहलाता है। कहते हैं चावंड जो चित्रशैली है एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें गैर नृत्य करते हुए नर्तकों का चित्र नर्तित है। किसका चित्र चित्रित है? गैर नृत्य करते हुए। प्रमुख चित्रकार है इस शैली का नसीरुद्दीन। कौन है प्रमुख चित्रकार? नसीरुद्दीन है। नसीरुद्दीन है। कौन है रे साथियों प्रमुख चित्रकार? तो नसीरुद्दीन है। इसमें निसारदीन ने रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी, नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? राजस्थान में जो कथक केंद्र है, कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है साथियों? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? अरे राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? कथक केंद्र की स्थापना तो जयपुर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी साथियों? जयपुर के अंदर की गई थी। 1978 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1978 में जयपुर में की गई थी। किसकी? कथक केंद्र की स्थापना की गई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, महिलाओं के आभूषणों का कान से कमर तक सही क्रम कौन सा है? अरे जो महिलाओं के आभूषण हैं उन आभूषणों का कान से क्रम तक सही क्रम कौन सा है साथियों? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर देखना। ऑप्शन 1 बाली, चौंप, तुलसी, टिडिबल को, तगड़ी। ऑप्शन 2 बाली, लटकन, हसली, बीटी या पायल। ऑप्शन 3 बाली, नथ, कंठाहार, बाजूबंद, कंडोरा। ऑप्शन 4 बाली, कांटा, मटरमाला, कंगनपोल,
कंगन और पॉल। और ऑप्शन 5 है अनुत्रित। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, महिलाओं के आभूषणों का कान से कमर तक जो सही क्रम है वो सही क्रम कौन सा है रे साथियों, वो सही क्रम तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 बाली, नथ, कंठाहार, बाजूबंद और कंडोरा। प्यारे साथियों बाली तो कानों के अंदर पहने जाती है, कहाँ पे पहनी जाती है, कानों के अंदर, जबकि नथ जो है वो नथ तो नाकों में पहनी जाती है, कहाँ पे पहनी जाती है, नाकों के अंदर पहनी जाती है साथियों। कंठाहार कंठ से ही पता चलता है, कंठ कंठ यानी गला, गले के अंदर कंठाहार पहना जाता है, जबकि बाजूबंद, बाजूबंद तो कलाई के अंदर पहना जाता है, कहाँ पे पहना जाता है, कलाई में। जबकि कंडोरा जिसे कणकती के नाम से भी जानते हैं वो कहाँ पे, कमर के अंदर पहनी जाती है, कहाँ पे पहनी जाती है रे साथियों, कमर के अंदर पहनी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जयपुर में स्थित जल महल किस झील में बने हुए हैं। प्यारे साथियों जयपुर में जो जल महल बने हुए हैं किस झील में बने हुए हैं, फतेह सागर झील, मान सागर झील, सांबर झील, पिछोला झील या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, जयपुर में स्थित जो जल महल है, जल महल किस झील के अंदर बने हुए हैं साथियों। अरे जयपुर के जल महल तो कौन सी झील में, मान सागर झील में बने हुए हैं। कौन सी झील में बने हुए हैं साथियों, मान सागर झील के अंदर बने हुए हैं। जयपुर के अंदर जो जल महल थे, इन जल महलों का निर्माण तो सवाई जय सिंह ने, किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों, सवाई जय सिंह ने जयपुर के जल महलों का निर्माण करवाया था। कौन सी नदी का पानी रोका गया था, गर्भावती नदी। कौन सी नदी है, गर्भावती नदी का पानी रोक करके जयपुर के जल महलों का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि सेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सेज जो है जिसे जेम्स एंड ज्वेलरी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। राजसिको के द्वारा, रिको के द्वारा, आरएफसी के द्वारा, आरएसएमएमएल के द्वारा या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों जल्दी बताना इसका जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है। जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि सेज की स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी, सेज की स्थापना तो रिको के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी रे साथियों, रिको के द्वारा सेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सेज के द्वारा रिको की स्थापना की गई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। एक बार इसके जो ऑप्शन है ऑप्शनों को भी देख लेते हैं साथियों। राजसिको, राजसिको के बारे में देख लेते हैं। राजसिको की स्थापना तो प्यारे साथियों 1961 में की गई थी। कब की गई थी, 1961 के अंदर की गई थी राजसिको की स्थापना। जबकि आरएफसी की स्थापना 1955 में की गई थी। आरएफसी की स्थापना कब की गई थी रे साथियों, 1955 में की गई थी आरएफसी की स्थापना तो। जबकि आरएसएमएमएल राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना तो कब की गई थी, 1974 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1974 में की गई थी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित है। अरे जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है इसमें कौन से जिले सम्मिलित है साथियों। भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है इसके अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं साथियों, जयपुर, दौसा और टोंक। कौन कौन से, जयपुर, दौसा और टोंक को अर्ध शुष्क पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित किया गया है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में बांटा गया है, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर राजस्थान को बांटा गया है। कितने में बांटा गया है, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गजनेर जो झील है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, सिरोही, बीकानेर, अजमेर, जयपुर या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों गजनेर जो झील है वो झील कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है। प्यारे साथियों गजनेर झील तो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है साथियों, बीकानेर जिले के अंदर गजनेर झील स्थित है। जो मीठे पानी की झील है, कैसी झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। अरे निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है साथियों। बाड़मेर, डूंगरपुर,
चित्तौड़गढ़, जालोर और अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों कमेंट में बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों, जल्दी बताना। अपडेटेड क्वेश्चन है साथियों, और किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? किस जिले की नहीं करती रे साथियों? गुजरात से स्पर्श नहीं करती। किस जिले की सीमा किसकी नहीं करती साथियों? आपके लिए यह क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढ के बताना। नया अपडेटेड प्रश्न है प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने काफ़ी शानदार प्रश्नों पर चर्चा की, काफ़ी अच्छे प्रश्नों पर चर्चा की जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और क्लास को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।